तो दोस्तों आज हो गया 28 अगस्त 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। अब 134 पूर्व नौकरशाहों ने भारत के नए चीफ जस्टिस को इस मामले में पत्र लिखा है। इस पत्र में दोषियों को रिहा करने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया गया है। साथ ही इस फैसले को सुधारने के लिए भी गुहार लगाई गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा 6 साल में बंद किए गए 72,000 सरकारी स्कूल। जी आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करते हुए विपक्षी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है और देश को अनपढ़ रखना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल कई निजी स्कूल से भी बेहतर है। झारखंड में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर अनिश्चितता अब भी जारी है। खनन पट्टा आवंटन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इस बीच सोरेन और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक शनिवार को खूंटी जिले के लतरातू पहुंचे थे। 3-4 घंटे तक पिकनिक मनाकर हेमंत सोरेन सभी विधायकों के साथ रांची लौट आए हैं। खबर है कि अब सोरेन गठबंधन के 45 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर सीक्रेट मीटिंग भी करने वाले हैं। केरल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होने जा रही नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया गया है। राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की ओर से अमित शाह को न्योता दिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने आलोचना के साथ ही साथ आपत्ति भी जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री को दिए गए न्योते से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सांप्रदायिक ताकतों के प्रति वफादारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके प्रेम का खुलासा होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की गई है। पूर्वांचल मोर्चे द्वारा लाल किले के गौरी शंकर मंदिर से फतेहपुरी चौक तक निकाली गई पदयात्रा में आदेश गुप्ता ने कहा है कि हम एक ऐसी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी शुरुआत स्वराज से होती है लेकिन समापन शराब राज से होने वाला है। उन्होंने कहा है कि आखिर कब तक दिल्ली सरकार जनता और भाजपा के सवालों से भागती रहेगी। सपा के विधायक आजम खां पर एक और गवाह ने धमकाने का आरोप लगाया है। यतीम खाना मामले से जुड़े शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है जिसमें उसने आजम खां पर सपा से जुड़े कुछ लोगों पर मुकदमा वापस लेने और गवाही न देने का दबाव बनाया है। साथ ही गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। जांच के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल में हुई सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस मॉल पर सीबीआई की रेड हुई उसका हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और एक बीजेपी सांसद से संबंध है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनका संबंध मॉल से बताकर उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया। ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने अब्बास के घर डुगडुगी बजवाकर भगोड़ा घोषित किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसडीएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में गिरफ्तार तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह से जुड़े अभद्र भाषा के विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि हैदराबाद ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को असफल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि आप हिंसा के बारे में बोलते हैं तो कानून अपना काम करेगा। ये खुला रहस्य है कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह की मदद कर रही है। ये अभद्र भाषा हैदराबाद में भाजपा द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। हैदराबाद के लोगों ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। इस्तीफा देने के बाद से गुलाम नबी आज़ाद पर चौतरफा हमला जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के फैसले को विश्वासघात करार दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन वो कांग्रेस को तोड़कर बाहर निकल गए। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा फिट होकर मैदान पर लौटे और एक नया कारनामा कर दिया है। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने पहले प्रयास में 89.8 मीटर का थ्रो करने में सफलता हासिल की है। इसी के साथ नीरज चोपड़ा लुसाने में जीत के साथ ही प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
युवाओं को नशे के चुंगल से बचाने के लिए यूपी सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीले शराब और ड्रग्स सहित नशे के कारोबार में जो भी लोग जुड़े हैं उनकी पहचान की जा रही है। इन सब की संपत्ति कुर्क की जाएगी। यूपी सरकार किसी भी हालत में नशे के कारोबार को नहीं चलने देगी। अरविंद केजरीवाल को असम के स्कूल दिखाने को तैयार है बिस्वा शर्मा। देश की चिंता छोड़ने की सलाह दी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच इन दिनों ट्विटर पर वार छिड़ा हुआ है। दरअसल गुवाहाटी में 16 स्कूलों के बंद होने के बाद राज्य सरकार ने राज्य के 34 और स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने ऐसे 34 स्कूलों को नोटिस दिया है जहां एक भी छात्र 2022 में हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में पास नहीं हुए। तब से दोनों के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। एनवी रमना के बाद अब जस्टिस ललित सीजेआई का पद संभालेंगे। जस्टिस ललित शनिवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देश के शीर्ष कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में उन्होंने शुक्रवार को बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने 73 दिनों के कार्यकाल के दौरान वो किन किन बातों पर ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान जस्टिस ललित ने उन तीनों चीज़ों के बारे में बताया है जिन पर बतौर सीजेआई उनका ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग को आसान, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की रहेगी। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार को 3 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में उसे जमानत नहीं मिली है। इसके चलते श्रीकांत को अभी भी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज जहां दुनिया भर में मनीष सिसोदिया और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है, वहीं सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। 2017 के बाद से लगातार चुनाव हार रहे अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम जरूर लहराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में वापसी नहीं कर सके। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। अब उनकी नज़र 2024 के चुनावों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी में ताकत नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन राज्य की 40 की 40 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इधर कुछ दिनों से लगातार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को भाजपा की 3 जमाई बता रहे हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में सउद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। एमआईएम ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची की घोषणा कर दी है जहां से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अहमदाबाद से सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों गुजरात के बिल्किस बानो दुष्कर्म केस के सभी दोषियों को रिहा किए जाने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी 11 लोगों को वापस जेल में भेजने की अपील भी की थी।